हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला ओम्स लॉ और दूसरा किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ऑलरेडी तुम लोग ओम्स लॉ क्लास 10th में पढ़ चुके हो, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है, सबको पता है। एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, टेम्परेचर, लेंथ, डेंसिटी, मास, ये सारी चीजें आती हैं। जो वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर, है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो देखो इस चीज को बहुत अच्छे से तुम लोग प्रिपेयर कर लेना कि जो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज होता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो करंट के होता है। अब जरा देखो, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, आर होता है। आर क्या कहलाता है, तो इस आर को ही हम लोग कहते हैं, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है, आपका आर होता है। बस एक चीज और समझ लेना तुम लोग यहाँ पे, कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि आपको यहाँ पे V वर्सेस I का कोई ग्राफ दिया होगा फॉर एनी कंडक्टर या एनी मेटल। जनरली उसके लिए ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो इस तरह का ग्राफ दे करके आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो। देखो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान समझना, रेजिस्टेंस यहाँ पर जो मिलेगा वो हमको मिलेगा किससे, स्लोप से मिलेगा। स्लोप कौन सा, स्लोप इस ग्राफ का स्लोप आप मेजर किसके साथ करेंगे, करंट के साथ। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो टैन थीटा होता है। और एक बात ध्यान से समझना कि जो स्लोप यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्लोप टैन थीटा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो करंट के साथ होना चाहिए। जैसे एक चीज समझ लो, अगर मान लो कि कभी तुम्हारे पास अगर इस तरह से, अगर इस एक्सिस पे V दिया हो और इस एक्सिस पे I दिया हो, और यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगेन ये टैन थीटा होगी, बट ध्यान देना कि यहां पर जो टैन थीटा होगा वो ये वाला एंगल मेजर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे आप हमेशा आई एक्सिस के साथ करेंगे, तभी टैन थीटा वो क्या प्रोवाइड करेगा, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ को अच्छे से आप क्या करिए, समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लो ये I है, ये V है, इस तरीके से दो ग्राफ आपको दिए हुए हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है ये ग्राफ 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। पहले ग्राफ का जो एक रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस R1 को, और यह रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस R2 को। अब एक बात ध्यान से समझो, हम लोग को ये जानना है कि इस R1 और R2 में कौन ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, अगर तुम दोनों ही ग्राफ का स्लोप निकालो, देखो जैसे ये ग्राफ नंबर 1 है, इसका एंगल θ1 है, एक ग्राफ नंबर 2 है और इसका एंगल कितना है, θ2 है। ध्यान से सुनेंगे तो आप यहां से क्या पाएंगे कि जो tan θ1 है एक ग्रेटर है tan θ2 से। इसका मतलब जो ग्राफ 1 है इसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि देखो एंगल का मेजरमेंट ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर पूछा जाए कि R1 और R2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है tan θ1
मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो यहाँ पे क्या कहोगे कि जो रेजिस्टेंस R1 होगा वो किससे होगा, R2 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, जरा ध्यान से समझो कि आपके पास फिर से वही केस दिया हो, यहाँ पर वोल्टेज हो और यहाँ पे करंट हो। अगर इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ कि ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, इस केस में रेजिस्टेंस R1 है और ये ग्राफ तब ड्रा किया गया है जब रेजिस्टेंस कितना लिया गया है, R2 लिया गया है। तो अगर अब पूछा जाए कि ये बताओ इस कंडीशन में कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ध्यान दो अगेन आपको एंगल मैं बताया था, एंगल मेजरमेंट किसके साथ होना है, आई के साथ, समझ रहे हैं। देखिए तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि tan θ2 ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है किसके कंपेयर में, स्लोप इसके कंपेयर में। बट ध्यान रखना, मैं लास्ट टाइम फिर बता रहा हूं कि कभी भी वी आई का कर्व दिया है, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे वो किसके साथ करेंगे, करंट एक्सिस के साथ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो tan θ2 ज्यादा हो गया तो इसका रेजिस्टेंस R2 और वो किससे बड़ा है, R1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों बहुत अच्छे से, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग आपस में। ऐसे क्वेश्चन कई बार अब तो आजकल ऑप्शनल भी आ रहे हैं बोर्ड्स में 12th के, तो इस तरह के क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। बेसिकली देखो क्या डिस्कस करना है हम लोगों को। अब हम लोगों को बेसिकली किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है, तो जरा उस लॉ को समझना होगा हम लोगों को। पहले समझो, देखो अब हम लोगों को डिस्कस करना है किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, आज का जो मेन लेक्चर है ना वो बेसिकली हम लोग किरचॉफ्स लॉ के लिए ही ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जरा समझो। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 लॉ दिया था। इनका जो सबसे पहला लॉ है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसी को हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, समझ रहे हो। और एक बात और बता दे, इसको शॉर्ट में केसीएल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, केसीएल। क्यों, समझ लो, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसलिए इसको शॉर्ट में केसीएल भी हम लोग कहते हैं, समझ रहे हो। देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर मान लो एट एनी जंक्शन, देखो पहली बात तो हम तुमसे ये बात कर लें कि जंक्शन क्या होता है। देखिए जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 से ज्यादा एंड्स हो, जहां पे बहुत सारे वायर्स आके एक जगह जुड़ रहे हों। जैसे जो घर का जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है ना, वो एक जंक्शन की तरह बिहेव करता है, एक जंक्शन ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो वहां से कुछ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में होता है, कुछ ट्यूबलाइट में जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वहां से फैन में जाता है, कुछ एसी में जाता है, समझ लो। एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता भी है। तो जो जंक्शन है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत सारे जगहों पे वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा ये समझ लो कि जंक्शन पे क्या होता है। तो इन्होंने ये कहा था कि एट एनी जंक्शन जो टोटल इनकमिंग करंट होगा, ध्यान से समझना, जो टोटल इनकमिंग करंट होगा इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जरा समझ लो क्या है। ये कहते हैं कि भाई जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक जंक्शन है और देखो इसमें इनका जो लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे वेज हैं, ये जंक्शन है, दिख भी रहा बहुत सारे रास्ते यहाँ से आ जा रहे हैं। तो अब अगर मान लो इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, हो सकता हो इधर को I3 जा रहा हो, I4 इधर जा रहा हो, इधर I5 जा रहा हो, इधर I6 जा रहा हो। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि इस जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट है, मतलब जो I1 प्लस I2 होगा, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, वह इसके इक्वल होगा। यही आपका जंक्शन लॉ है, समझ रहे हो इस बात को। इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऐसा भी हो सकता है कुछ जगहों पे आपको लिखा हुआ मिले कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है। बात तो वही है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम में क्या करेंगे हम,
इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लेंगे, आउटगोइंग को निगेटिव ले लेंगे, या आउटगोइंग को पॉजिटिव लेके इनकमिंग को निगेटिव ले लो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो जरा एक बात समझ लो, अगर मैं कहूं कि अलजेब्रिक सम वाली बात पे आता हूं तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 इनकमिंग है पॉजिटिव हो गए, -I3 -I4 -I5 -I6 दैट इक्वल टू 0, क्योंकि जो जा रहा हो निगेटिव, जो आ रहा पॉजिटिव, तो क्या होगा, इनकमिंग करंट बराबर हो गया आउटगोइंग करंट के। तो इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें याद डेफिनेटली रखना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में यहां से, ये है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चीज बिल्कुल याद रख लो। ये क्या होता है, तो यह लॉ बेस्ड है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इस बात को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसमें यही एक चीज जो बोर्ड में पूछा सकता है। बाकी अब ये थोड़ा पूछेगा, ये आमतौर पे नहीं पूछा था किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इस तरह से कोई एक सर्किट है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह से मान लो सर्किट हो गया, ये आप समझ लो। मान लो इधर से आपका 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 8 एम्पियर आ रहा है, इधर को 6 एम्पियर चला गया, इधर को 2 एम्पियर चला गया। तो पूछा कि वे व्हाट इज आई, तो आपसे ये पूछा सकता है कि फाइंड आई की वैल्यू क्या होगी। जरा ध्यान से समझो, यहां से 10 और 8 तो कुल कितने एम्पियर हो गए, 18 एम्पियर का करंट है वो आपको यहां मिला। भाई 10 इधर से आ रहा, 8 इधर से आ रहा है, सॉल्व करने के क्रम में देखो क्या करना हो गया, 18 हो गया। अब 18 एम्पियर अगर यहां जाएगा तो यहां कितना चला गया, 6 एम्पियर, तो बचा कितना, 12 एम्पियर। इधर 2 एम्पियर, तो जो आई है वो कितना हो गया, 10 एम्पियर ना, क्योंकि 12 एम्पियर आया, 2 इधर चला गया, 10 बचा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड में इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का सॉल्व करने के लिए मिल जाए। तो बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट टोटल आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिए, तब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ें। देखिए, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, जरा वो समझते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। और ये आमतौर पे केवीएल इसका नाम होता है। क्या मतलब है केवीएल का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। चलो, इस लॉ को समझने से पहले कुछ बातें हैं, जरा हम वो आपसे कर लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। जरा समझो क्या होता है। जैसे एक शब्द होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। एक दूसरा होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। अब जरा एक बात ध्यान से समझो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, यहां नाम में फोर्स आया हुआ है, लेकिन ये किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता है। डिफिनीशन बस समझ लो क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज का डिफिनीशन ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो कि अगर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो, मींस +1 कूलम का चार्ज हो, इस चार्ज को आप क्या करिए, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेकर जाइए। तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो, इसको फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाएंगे, तो इस प्रोसेस में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क आप करेंगे वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफिनीशन क्या होता है याद है आपको, फिर मैं बोल रहा हूं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन देखो ईएमएफ क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई +1 कूलम का चार्ज हो, आप इसको इस प्रकार से चलाओ कि पूरी लूप ही कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर यहां से चलना शुरू करे तो फिर घूम फिर के क्या हो, यहीं पर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन 0 नहीं होगा, ये दिमाग में आप कंफ्यूजन मत लाएगा, क्योंकि बाहरी वर्क डन, हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, छोड़िए हटाइए, 11th आपने कितना पढ़ा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ध्यान दो कि मैं आता हूँ डेफिनेशन पे। द वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन द कंप्लीट लूप,
मतलब जहां से स्टार्ट करो फिर घूम फिर के वहीं तक लाओ, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देना ये वर्क डन होता है। ये चीज वैसे भी याद रखना, जब आमतौर पे प्रैक्टिकल का जब वाइवा होता है ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर आमतौर पे पूछते हैं, ये तो नहीं पूछेंगे, वो जरूर पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिल्कुल मत बता देना कि द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। या वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट में घूमने के लिए जो वर्क डन होता है ना, रिक्वायर्ड वर्क डन है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। था इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा सा हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। क्यों पढ़ा है उसको, अभी उसकी रिलेवेंसी आपको समझ में आएगी। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक सर्किट है, एक ऐसे समझ लो इमेजिनरी सर्किट। अगर मान लो मैं कहूँ कि कोई +1 कूलम का चार्ज है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसे तुम क्या कहोगे, आप वोल्टेज कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे? डेफिनेटली आप क्या कहोगे, वोल्टेज ही कहोगे, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में आप +1 कूलम का चार्ज ले जा रहे हैं। और देखो, अगर आप मान लो यहाँ से अगर आप यहाँ पे अगर +1 कूलम का चार्ज ले जा रहे हो, तो इस प्रोसेस में भी जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे अगेन फिर से अगर आप +1 कूलम का चार्ज ले जा रहे हो, तो यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ पे अगर कोई +1 कूलम का चार्ज ले जा रहे हो, तो अगेन देखो यहाँ पर भी जो वर्क डन है वो दो पॉइंट के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी जो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ही कहलाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर मान लो कोई +1 कूलम का चार्ज है, उसको तुम पूरी सर्किट में घुमा दो, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसे हम क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। तो इसे हम EMF कहते हैं, वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट। ना पूरा सर्किट देखो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आएगा कि जो EMF E है वो किसके इक्वल हो गया, V1 + V2 + V3 + V4। क्या इस बात को तुम कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि सर दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज और पूरी सर्किट हो गई तो क्या हो गया, EMF हो गया। ठीक है, तो बस यही सेकंड है, यहीं से स्टेटमेंट मिलता है कि अगर अलग अलग छोटे छोटे वोल्टेज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो फाइनली किसके इक्वल हो गया, EMF के इक्वल हो गया। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर हम तुमसे कहें तो इन एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of EMFs equal to the algebraic sum of potential differences। क्या मतलब ये है कि जो सिग्मा ई होगा वो किसके इक्वल हो गया, सिग्मा वी। अच्छा, आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ EMF क्यों बोल रहे हो। देखो, हो सकता है किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी या सेल लगाओ, तो अभी हम जो सेल पढ़ेंगे ना तो इस बात को करेंगे, बस तुम डेफिनेशन याद कर लो, जरूर याद कर लो, सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जो सेकेंड लॉ है, मतलब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, means Kirchhoff's second law is based on कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स जो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है यह किस पर बेस्ड है, तो सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात का ध्यान रखना, सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इस बात को, जैसे देखो फर्स्ट लॉ क्या था, वो किस पर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, लेकिन सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इस पूरी बात को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज बेसिकली हमें बस लॉज के बारे में डिस्कस करना था, तो हमने पहले ओम्स लॉ डिस्कस किया, फिर किरचॉफ लॉ डिस्कस किया। तो किरचॉफ का थ्योरी पोर्शन हो गया, लेकिन किरचॉफ जो मेनली जाना जाता, जो एग्जाम में पूछा आता, वो ये चीज़ नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हो सकता हो बहुत पूछे तो यही पूछ सकता, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आप थोड़ा सा डेफिनेशन भी याद रखना, क्वाइट पॉसिबल हो सकता कभी आ जाए, लेकिन ज्यादा संभावना है यही पूछा जाने की कंजर्वेशन, कौन से कंजर्वेशन पे कौन से लॉज बेस्ट है। लेकिन दूसरी बात समझो, जो किरचॉफ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड से लेके नीट जेईई जो भी एग्जाम दे रहे हो वहां पे डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा, किरचॉफ लॉ पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करेंगे, और कम से कम 2 लेक्चर हम लोग इस पे करेंगे, जो जिसमें हम लोग किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इतना प्रिपेयर कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।